हाँ बेटा, लास्ट टर्न पे अपन ने परावर्तन कंप्लीट कर लिया था। परावर्तन में अपन ने समतल दर्पण, वक्र दर्पण सब पढ़ा दिया बेटा मैंने, परवलयाकार दर्पण भी पढ़ा दिया तेरे को। अब अपन बात करते बेटा अपवर्तन की। अपवर्तन पहले समझते होता क्या है ना। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस परिघटना, इस परिघटना, जब एक माध्यम से दूसरे में जाए, परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपनी मूल दिशा को छोड़ के दूसरी दिशा में चली जाती है, इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये विचलित होना है ना। और जितने कोण से विचलित होती है उसको विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण वगैरह तो जो परावर्तन में पड़े डिट्टो हो गया, वही काम में लूंगा मैं। तो ये देख बेटा, ये देख, ये अपना यहाँ पे कोई ना है ना, ये सिक्का है यहाँ पे, मान लो सतह पे ये। तो ये जब प्रकाश की किरण में जाएगी तो बोल दो ये दूर हटी, ये जब आंख में गिरेगी तो मैं बोल दूँ ये यहाँ से आती हुई लगेगी, ये सी डैश, तो ये ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ गई तो अपनी मूल दिशा से हट गई ना। ये देख, ये मूल दिशा तो ये थी, ये देख येलो कलर से, ये मूल दिशा, ये मूल, और ये दूर हट गई। ठीक है, तो ये चली गई, तो ये मूल दिशा से दूर हट गई, ये अपवर्तन है। क्लियर है? अरे बोलो, ये बिंब की दूरी है जो अंदर है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये बिंब की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा प्रतिबिंब ऊपर उठा हुआ दिख गया। ये अपन सारी बात आगे करेंगे। तो समझ में आ गया परिघटना। अभी तो अपवर्तन क्या है समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं बेटा। तो ये तो हो गया अपवर्तन, अपवर्तन के नियम है ना, अपवर्तन के नियम। तो ये यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूं। ये अभिलंब हो गया बेटा, ये आपतित किरण हो गई बेटा, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया बेटा, है ना, और ये अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण, यार है ना, ये अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखो, तो अपवर्तन के नियम क्या है बेटा? ये अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अच्छा, माध्यम का कुछ अपवर्तनांक होता है। ये अपवर्तनांक एक, अभी क्या होता है अपवर्तनांक वो भी बता रहा हूं मैं। ये अपवर्तनांक दो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, एक माध्यम से दूसरी, ये सेपरेटिंग सरफेस, ये उन दोनों को पृथक करने वाली सतह। ठीक है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, है ना, ये नॉर्मल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ गए? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये नियम क्या बच्चों के इतना काम आता नहीं है। जैसे परावर्तन में भी होता है, तो तीनों एक ही तल में परावर्तित हो जाता है, बस ये किरण अपवर्तित, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इस बात को समझाता हूं बेटा मैं। ये देखो, ये रहा, चलो छोड़ो, ये प्रकाश की किरण यूं गिरी ना, तो ये जैसे ये अभिलंब है, ये सेपरेटिंग सतह, ये नीचे अलग है ऊपर अलग है, ये अभिलंब है बेटा, ये अभिलंब है, जैसे ये रहा, है ना। तो इन दोनों का जो तल है, आपतित किरण और अभिलंब का, उसी तल में किरण पास आएगी या दूर हटेगी, इसी तल में। ये इधर नहीं होगी, इसी तल में, ये जैसे इसी तल में, यूं आगे पीछे इसी तल में होगी, इधर नहीं होगी तेरी तरफ, ये इसी तल में। समझ गए? और हम क्या पेपर में ही काम करते तो हमारे लिए तल वो ही रहता है। देखो, आप पेपर में ही काम करें तो आपका तल वैसे भी नहीं बदल रहा है। दूसरा होता है स्नेल का नियम, है ना, दूसरा सेकंड स्नेल का नियम।
स्नेल का नियम। ठीक है, ये होता है बेटा क्या, साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है ये स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियत, नियत है ना। और ये होता है म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन नियत। अब इसको लिखते कैसे, सेकंड नियम में क्या लिखोगे, स्नेल का नियम, आपतन कोण, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक अनुपात एक नियत या नियतांक, नियत होता है, अनुपात नियत होता है जो जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, बराबर होता है। समझ गए, जो दूसरे होता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समझ गए, इस पर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपन अपवर्तनांक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नियम याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इस नियम को हम यूं भी लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। ठीक है ना। और इसको या म्यू, किसी भी माध्यम का म्यू इंटू उस माध्यम में कोण का साइन का गुणनफल बराबर नियत, म्यू साइन थीटा बराबर नियत। ये क्लियर है, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, हर माध्यम का म्यू इंटू उस माध्यम में जो कोण है का साइन का गुणा बराबर नियत। ये क्लियर है क्या। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक म्यू। ठीक है, अब अपवर्तनांक बेटा क्या होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है बेटा म्यू बराबर है ना, इसकी परिभाषा लिख दो, प्रकाश के निर्वात में वेग व किसी माध्यम में वेग, निर्वात में वेग व किसी माध्यम में वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश का निर्वात में वेग व किसी माध्यम में वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए क्या। तो क्या मैं बोल दूं, ये जो बात लिखी है उसका मतलब हो गया ये C बटा V, ये ठीक है, ये प्रकाश का निर्वात में वेग बटा किसी माध्यम में वेग के अनुपात को, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा उस माध्यम में। क्लियर है। अब मैं बोल दूं निर्वात में वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा वेग कभी नहीं हो सकता। एयर का भी म्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है वैक्यूम से, एयर का 1.003 के करीब होता है, तो म्यू एयर का ज्यादा होता है, तो एयर में भी प्रकाश का वेग जो होता है वो वैक्यूम से कम होता है, निर्वात से कम होता है, इससे कम होता है, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट सा अंतर पर थोड़ा सा कम होता है। तो बोल दूं ये वेग हमेशा किसी माध्यम में कम आएगा, मतलब ये सर्वाधिक है तो कम आएगा, तो बोल दूं म्यू का मान हमेशा >1 होता है। अरे बोलो =1, ये निर्वात का 1 होता है, समझ गए। तो मैं बोल दूं म्यू का मान हमेशा >1 आएगा। इक्वल टू वो छोड़ो, तू किसी भी माध्यम का मतलब कोई मीडियम है तो उसका अपवर्तनांक म्यू से बड़ा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और वेग C से कम होगा, वेग हमेशा C से कम होता है। ठीक है क्या, ये दो बातें ध्यान रखना बेटा। ये अच्छा, मैं बोल दूं जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा, लॉजिक देख, जैसे जैसे म्यू बढ़ता है किसी माध्यम का, मैं बोल दूं वैसे वैसे, इधर देख, जैसे जैसे म्यू बढ़ता है वैसे वैसे मैं बोल दूं वेग कम होता जाता है। अरे बोलो, तो जितने भारी माध्यम, ये ऑप्टिकली डेंस, जितने ऑप्टिकली डेंस है ना, जितने ऑप्टिकली डेंस, ऑप्टिकली सघन माध्यम में
प्रकाश की किरण प्रवेश करती है वैसे वैसे उसका वेग घटता जाता है। क्लियर है क्या? वैसे 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 उसका वेग लगातार घटता जाता है। समझ गए क्या बेटा? वैसे वैसे उसका वेग लगातार घटता जाता है। जितने भारी माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी उतना वेग घटेगा। समझ गए? उतनी स्लो होती जाएगी। चल दिमाग लगा के बता। इधर देख, अभी इस पे और क्वेश्चन करूंगा मैं, इससे देख। अच्छा बता। आपको 2-4 म्यू ध्यान रखना है। देखो, म्यू कांच का होता है बेटा 1.5, म्यू पानी का होता है बेटा 1.33। देखो कम भारी होता है ना पानी थोड़ा, 3/2 लिख दे इसको, ये 4/3 लिख दे, ठीक है, 3/2, 4/3। और म्यू ये हो गया ग्लास का, ये हो गया वाटर का, ठीक है। ये दो चीजें याद ही होनी चाहिए तेरे को, है ना। अच्छा बता, कांच में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, पानी में ज्यादा होगा या हवा में ज्यादा होगा? बोलो। तो मैं बोल दूं सबसे भारी है कांच, कांच में सबसे कम होगा। जितना भारी माध्यम जितना म्यू ज्यादा, जितना म्यू ज्यादा, बोल दो इसका म्यू जी ज्यादा है। तो बोल दो ये, बोलो तो म्यू जी सबसे ज्यादा है, म्यू जी ज्यादा है, ठीक है, म्यू जी सबसे ज्यादा, म्यू वाटर का उससे कम और एयर का सबसे कम। तो जितना म्यू कम उतना वेग ज्यादा। समझ गए? जितना म्यू ज्यादा उतना वेग कम, या जितना म्यू कम उतना वेग ज्यादा। म्यू घटेगा वेग बढ़ेगा। समझ गए क्या? तो इस प्रकार से किया गया। अच्छा और देख बेटा, इधर देख और सुनना ध्यान से। क्या मैं बोल दूं म्यू बराबर c/λ, है ना। और आवृत्ति नहीं बदलती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो माध्यम का फर्क नहीं पड़ता है, माध्यम में जाने पर आवृत्ति वही रहती, आवृत्ति वही रहती है, वही रहती है। बोलो तो बोल दो न्यू सेम। अरे बोलो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति वही रहती है। और अगर आवृत्ति वही रहती है तो बोल दूं क्या, v बराबर न्यू लैम्डा रखने पर आवृत्ति वही रहती है ना। तो बोल दूं अब यहां से म्यू बराबर लिख दो न्यू लैम्डा निर्वात बटा न्यू लैम्डा माध्यम, v बराबर न्यू लैम्डा सूत्र होता है ना, ये प्रयोग में लिया तो यहां से कट गया। तो यहां से देखो न्यू बराबर लैम्डा निर्वात बटा लैम्डा माध्यम। क्या मैं बोल दूं जैसे v में संबंध आया वैसे ही ये संबंध आ गया। देखो वहां पे भी v निर्वात बटा c था, ये देखो पीछे देख निर्वात, ये देखो पीछे, ये देख निर्वात में वेग बटा माध्यम में वेग, ऐसे ही निर्वात का लैम्डा बटा माध्यम का लैम्डा, ये देखो निर्वात का लैम्डा बटा माध्यम का लैम्डा। क्लियर है क्या? तो ये म्यू आ गया। तो म्यू में संबंध वेगों का अनुपात या लैम्डाओं का अनुपात, या तो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात या वेग का अनुपात, दोनों एक ही बात है। क्लियर है क्या? तो यहां से एक और सूत्र आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, है ना, अब यहां से मैं बोल दूं क्या, जब प्रकाश की किरण, अच्छा और रंग जो था, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वेग व तरंग दैर्ध्य बदलते हैं, बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति व रंग, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर तरंग दैर्ध्य बदल रही, रंग, ध्यान रखना यही तो कंफ्यूजन होता है। अब ये समझाऊंगा मैं तेरे को, रंग नहीं बदलते, नहीं बदलते, है ना। अब यहां देख रंग लैम्डा नहीं, रंग आवृत्ति पर, रंग आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, ठीक है, लैम्डा पे नहीं, ध्यान रखना। तो रंग आवृत्ति पे निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पर हम तो समझते हैं 3500 पे, याद है 3500 से 7000 बेनी यहाँ पिनाला, 7000 पे लाल रंग होता है, 3500 पे नीला रंग होता है।
बेटा वो 3500 से लेके 7000 जो तुम पढ़ते हो ना बेटा, वो वैक्यूम के लिए होता है। 7000 पे लाल अगर पढ़ोगे तो वो वैक्यूम में होगा। किसी और माध्यम में जाओगे, जैसे मान लो म्यू बराबर 2 वाले माध्यम में चला गया, तो 7000 की जगह 3500 लाल बन जाएगा। तो बेसिकली वो आवृत्ति थी, वो 3500 7000 जो तुम पढ़ रहे हो वो निर्वात में अगर किसी लाइट का लेमडा, देखो किसी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निर्वात में अगर 7000 है, तो उसकी जो आवृत्ति आएगी वो ऐसी आएगी जो आंखों पे लाल रंग पैदा करेगी, मतलब हमारे आंखें लाल देखेगी उसको। ठीक है, तो सारा गेम रंग का आवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, रंग नहीं बदलता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्योंकि रंग आवृत्ति पे निर्भर करता है, रंग आवृत्ति पे निर्भर करता है। तो क्या बदलते और क्या नहीं बदलते समझ में आ गया? बोलो तो बोल दूं, वी व लैम्डा बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति व रंग नहीं बदलते, रंग व आवृत्ति नहीं बदलते। ठीक है, ठीक है क्या? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वी और लैम्डा तो बदलते हैं, परंतु आवृत्ति व रंग नहीं बदलते। ठीक है, चलो तो यहां से चलते हैं साहब आगे। अभी तो देखो सर कुछ क्वेश्चन करें, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, उसके बाद अपन और आगे बात करेंगे। अच्छा, म्यू का मात्रक देख बेटा, इसका मात्रक क्या हो गया? तो बोल दू ये इधर देख, ये C/V, तो बोल दू यह एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, यह मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं है, देख ले मात्रकहीन, क्योंकि दो वेग का अनुपात है ना, मात्रकहीन, वह विमाहीन राशि है, विमाहीन M0 L0 T0 विमाहीन राशि। ध्यान रखना कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना इसका, देख ले मैंने कहीं पे भी, है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने C/λ लिख दिया गया, यहाँ कैसा है? ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये तो यहां से आ जाओ, ये सारा नोट कर लोगे आप। ये देखो शुरू से आ बेटा वापस, अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपनी मूल दिशा से भटकना अपवर्तन है। जब वो जाएगी तो या तो दूर हटेगी या पास आएगी, मैंने दूर हटा दी, वो एक ही बात है, दूर हटा दी। तो बोल दो ये होता है अपवर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण, ये होती है आपतित किरण, और ये होती है अपवर्तित किरण, मतलब अपवर्तित किरण ये। ठीक है, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, फिर ये अपवर्तनांक आया, इसको आगे समझेंगे। तीनों एक ही तल में स्थित होती है, नियम होते हैं अपवर्तन के, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, आपतित किरण अपवर्तित। फिर ये स्नेल का नियम, ये रहा स्नेल के नियम में म्यू आया, म्यू को समझा, म्यू दोनों का अनुपात होता है वेगों का, इसलिए मात्रकहीन विमाहीन होता है। निर्वात में वेग 3 × 10⁸ होता है, माध्यम में वेग अभी निकालेंगे अपन। ठीक है, ये अलग अलग माध्यमों में ये 2 म्यू याद करने अपने को। क्या? कांच का म्यू 3/2 1.5 ये रटा हुआ होना चाहिए, पानी में 1.33 रटा हुआ होना चाहिए। ये चलो आ जाओ, फिर आगे आ जाओ बेटा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति वही रहती है, ध्यान रख लेना, आवृत्ति नहीं बदलती है, तो ये आवृत्ति वही रख के V = न्यू लैम्डा काम में ले लिया। ये तो लैम्डा में भी संबंध आ गया, ये देख लैम्डा में संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वात का लैम्डा बटा किसी माध्यम के लैम्डा का अनुपात नहीं होता है, समझ में आ गई क्या? चलो आगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो V व लैम्डा तो बदलते हैं, वेग और लैम्डा तो बदलते हैं दोनों, जितने भारी में जाओगे उतने घटेंगे, परंतु रंग नहीं बदलता है। क्लियर है? और आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखो म्यू की निर्भरता, है ना, यहां पढ़ा रहा हूं म्यू की निर्भरता, क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? ये सब थ्योरी में लिखना, म्यू की निर्भरता, म्यू की निर्भरता। देखो बेटा, पहला ऊंचाई पे जाने पर, ऊंचाई बढ़ने पर, है ना, ऊंचाई पर जाने पर, है ना, जैसे जैसे एच बढ़ेगी म्यू घटेगा, है ना, अपवर्तन कम होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना रेयरर, उतना विरल माध्यम हो जाएगा, है ना, म्यू घटेगा, माध्यम विरल हो जाएगा, माध्यम विरल। सही बात है, उसमें डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी अगर डेंसिटी होगी तो। ठीक है, चलो सेकेंड, है ना, ऊंचाई पे जाने पर, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, याद है हर चीज को गर्म करने पर फैलती है, तापमान बढ़ने पर मतलब टेम्परेचर T बढ़ने पर, है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर फिर म्यू कम होगा, फैलेगी, वस्तु फैलेगी, माध्यम फैलेगा, ठीक है, और माध्यम फैलेगा तो म्यू कम होगा। अरे बोलो, लेस डेंस हो जाएगा, कम सघन हो जाएगा, सही बात है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड, लैम्डा बढ़ने पर भी म्यू कम होता है, ऊंचाई पे जाने पर, तापमान बढ़ने पर और लैम्डा बढ़ने पर भी म्यू कम होता है। ठीक है,
म्यू कम होता है। किसने बताया? काउची। ए ताऊजी नहीं सर, मेरे ताऊजी, ए काउची नामक वैज्ञानिक ने म्यू व लैम्डा में निम्न संबंध दिया। खूब क्वेश्चन आए हैं इस पर, निम्न संबंध, जिसको काउची समीकरण बोलते हैं, संबंध दिया। काउची समीकरण बोलते हैं इसको। ताऊजी नहीं रहे, मेरे ताऊजी, अरे मेरे ताऊजी, ये काउची संबंध, ये काउची समीकरण ही होती है। ठीक है, तो मैं बोल दूं लैम्डा बैंगनी बेनी आह पिनाला, नीला बेनी आह पीनाला, ये लाल रंग। तो लाल का लैम्डा सबसे ज्यादा, तो बोल दो जितना लैम्डा ज्यादा उतना, देखो जितना लैम्डा ज्यादा उतना म्यू कम। तो बोल दो बैंगनी का म्यू सबसे ज्यादा। ध्यान रखना बेटा, इतने क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, इतने क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी हद नहीं है। और सबसे कम लैम्डा म्यू होता है लाल रंग का। लाल रंग का म्यू बेटा सबसे कम। ये क्लियर है? तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू घटेगा। तो लाल रंग का म्यू सबसे कम होता है सातों रंगों में। सर ये काउची को पता कैसे पड़ा? ए बेटा, जैसे याद है हम भी अपने लपड़ देके खिड़की में बिठा देती सर्दी के दिनों में, यहाँ बैठ के खाना खा पढ़ाई कर, तो अपने पैर नीचे नहीं, वो अपन उतर ही नहीं पाते थे, याद आया? तो अपने हाथ में स्केल होती, याद है? बचपन में स्केल से यूं करा तो कलर अलग हो गए। काउची भी बचपन में खेल रहा था तो वो यूं कर रहा था तो पूरी दीवार पे कलर अलग अलग दिखे उसको। अब वो क्या ना, उधर से सफेद प्रकाश आ रहा, मेरी स्केल में से गुजरने के बाद ये कलर अलग कैसे हो गए? हमने तो दिमाग लगाया नहीं, काउची ने खूब दिमाग लगाया। समझ गया? अपने तो बेटा 50 काम दूसरे भी रहते हैं ना, अपने पढ़ाई लिखाई से थोड़ी मतलब है। उसने दिमाग लगाया तो उसने फिर सोचा कि यार ये कलर अलग हुए, इसका मतलब ये माध्यम हर रंग के लिए, सातों रंग आ तो एक ही दिशा से रहे पर हर रंग को अलग अलग माध्यम ने अलग अलग व्यवहार करा हर कलर के साथ, यानी कि म्यू अलग अलग हो गया। तो माध्यम का अपवर्तनांक लैम्डा पे निर्भर करता है। फिर उसने देखा कौन सा रंग ऊपर है नीचे है, उसे दिमाग लगा लिया। ठीक है, और ये हिसाब दिया। अब तो इतना हिसाब ध्यान रख। तो लाल रंग का लैम्डा सर्वाधिक, इसीलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम मेरे लाल। ठीक है सर, निर्भरता गई। ऊंचाई पे जा, तापमान बढ़ा किसी माध्यम का या लैम्डा बढ़ा, रंग का लैम्डा बढ़ा, तीनों के कारण म्यू कम होता जाता है। तो म्यू कम होता जाता है। ठीक साहब, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वी और लैम्डा बदल जाते हैं, लेकिन रंग और न्यू नहीं बदलता है। ठीक है, चलो साहब, चलो अब देखो, ठीक है। ये अब सर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं सर, बड़ी रामायण हमने लिख ली सर, ये है ना। आ जाओ क्वेश्चन, है ना। एग्जाम्पल अपवर्तन का एग्जाम्पल नंबर 1, यदि हीरे में प्रकाश का वेग v बराबर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हीरे का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया अपना सबसे पहले, सबसे आसान क्वेश्चन। सारी थ्योरी क्लियर कर रहा हूं बेटा, ये जो रामायण मैंने कही है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो बोलो म्यू बराबर, तो c बाई वी होता है सर, आजा मेरे लाल, c होता है 3 इंटू 10⁸, याद होना चाहिए। म्यू होता है बेटा, सॉरी v दिया है 1.5 इंटू 10⁸, भाग लगाया तो आया 2, तो म्यू बराबर 2 आंसर आ गया बेटा ये। ठीक है, अगला देख बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यदि पानी का अपवर्तनांक, हालांकि मुझे याद है पर फिर भी दिया है तो ले लूंगा, अपवर्तनांक म्यू वाटर बराबर 4/3 है, तो पानी में प्रकाश का वेग v वाटर बताइए। तो पानी में प्रकाश का वेग, मच्छर क्वेश्चन सर, आ जाओ बेटा। सॉल्यूशन 2, येलो कलर से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2 यहां से बोल दूं क्या? ए बोलो। तो म्यू बराबर c बाई वी, यहां से v बराबर c बाई म्यू, आ जाओ कितना आ जाएगा? तो पानी में वेग बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4/3, तो यहां से आ जाएगा बेटा 9/4 इंटू 10⁸, यह आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸,
मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? ये 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है क्या? तो ये हो गया। चले आगे बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो v देके v देके म्यू पूछू या म्यू देके v पूछू, कर लेगा? सी म्यू बराबर c बाई v। चलो सर, अब लेमडा देखे, एक नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का कर दे, लाल रंग का लेमडा बराबर 6000, मेरे हिसाब से दे रहा हूं मैं, एंगस्ट्रॉम की प्रकाश किरण हवा से कांच, म्यू बराबर 3/2। हालांकि मैंने दे दिया, पर कांच का म्यू ध्यान होना चाहिए। कांच में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य व रंग क्रमशः होंगे। क्या होंगे? ए ऑप्शन 6000 एंगस्ट्रॉम व लाल ही रहेगा, बी 4000 एंगस्ट्रॉम व नीला, सी 4000 एंगस्ट्रॉम व लाल, डी 6000 एंगस्ट्रॉम व नीला। बोलो, ये 4 ऑप्शन है। तो क्या मैंने लाइन लिखाई थी, बोल बेटा क्या लाइन लिखाई थी? यू की वो लाइन आती है, वो सॉल्यूशन। क्या बोल दूं? एक माध्यम से दूसरे में जाने पर, बोलो क्या चीज नहीं बदलती? पर न्यू व रंग वही रंग, तो लाल का लाल, अरे बोलो अभी लाल वही रहेगा, रंग वही रहेगा, तो रंग तो लाल ही रहेगा। तो नीले वाला तो उड़ा दे ऑप्शन, तो रंग तो लाल ही रहेगा बेटा, लाल रंग की किरण रहेगी। अब लेमडा बदलेगा, लेमडा तो दिमाग लगा, लेमडा भारी माध्यम में घट जाएगा, भारी माध्यम, और भारी माध्यम का मतलब क्या हो गया? म्यू ज्यादा में घटेगा। अरे बोलो, तो आगे आ जाओ, तो बोल दो लेमडा मीडियम बराबर लेमडा वैक्यूम बाई म्यू। बोलो हवा में कितना था? 6000 बटा म्यू कितना है कांच का? 3/2। मेरा तो 4000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है बेटा। बोल मेरे लाल, 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर है तेरा, लेमडा मीडियम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये क्लियर है क्या? चलो साहब, चले आगे। तो ये ऐसे कंसेप्ट क्लियर होता है बेटा। एक माध्यम से दूसरे में जाने पर देख तेरे सामने वी बदला, लेमडा बदला, रंग वही रहा। क्लियर है? और कई बार तो यू क्यू लाइन आ जाती है, क्या बदलते और क्या नहीं बदलते, तो वो तो मैंने तेरे को स्टार मार्क करके लिखवा दी। ये देख, ये लिखाई थी ना रे, ये देख यहाँ कहीं लिखाई थी, ये देख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, ये स्टार लगा दे इस पे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, आवृत्ति वही रहती है। अरे यार ये वाली लाइन नहीं है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वहां से हटा देना रे, इंपॉर्टेंट ये है ना, क्या बदलता और क्या नहीं बदलता, यू की यू लाइन आती है। चले आगे, चलो बेटा। तो सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा, ठीक है, ये तो हो गया निरपेक्ष म्यू, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। अच्छा अब एक बात बता, सापेक्ष में बोल दूं? अरे बोलो। तो यहां से अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है। ये अब सुनो बेटा, तो ये तो हो गया एक माध्यम से दूसरे में जाने पर वी क्या होगा ये। अच्छा इस पे और क्वेश्चन देख, और वो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे देता है, इधर देखना हो। 4 वो यूं भी बोल देता कई बार, ये देख, एक मिमी गति से जोड़ देगा इसको। किससे जोड़ देगा बेटा? एक मिमी। इससे भी ऐसे क्वेश्चन, ये देख सीधी, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। ये जैसे मैंने दे दिया तेरे को 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लंबा एक ऑप्टिकल फाइबर है ना, तंतु, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ये है ना, ये प्रकाश की किरण जा रही है ना,
और ये म्यू इसका है 3/2, ये कांच का बना हुआ है, कांच का। तो ये प्रकाश की किरण को ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहां से देखो, है ना, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तो बोल दूंगा टी बराबर कितना आ जाएगा? तो ये लेंथ, प्रकाशिक तंतु की लंबाई बटा वी। अब बच्चा ए समय, चाल बराबर दूरी भागी समय, तो समय बराबर चाल बटा दूरी। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये आ जाएगा 6000 मीटर अपॉन वेग, तो 3 × 10 की घात 8 कर दूं। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो यहां से 3 से काटा 2 बार और ये आ जाएगा 10 की घात, तो 2 × 10 की घात -5 सेकेंड। या यूं बोल दूं इसको मैं 20 माइक्रो सेकेंड, तो ये 20 माइक्रो सेकेंड, ये 20 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। बोलो, ये होती गलतियां। सर क्यों गलत है ये? तेने वेग गलत रख दिया। ये 3 × 10 की घात 8 तो निर्वात में वेग है। ये निर्वात में यहाँ पे वेग, तो 3 × 10 की घात 8। जैसे ही माध्यम में आ जाएगी यहाँ तो वेलोसिटी इन ग्लास हो जाएगी, जो कि c से कम आएगी, तो बाहर था वेग। 3 × 10 की घात 8 तो हवा में वेग था, अंदर आते ही वेग कम हो जाएगा। अरे बोलो, अरे सर ये तो गलती, c/μ। तो सबसे पहले तो अंदर वेग निकाल, c/μ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल दूं ये गलत है, तो फिर सही क्या है? इधर देखो, पहले गलत करो तब पता पड़ेगा। तो यहां से सही सॉल्यूशन, फिर देख सॉल्यूशन। तो बोल दूं T बराबर L/V ग्लास, कांच में वेग, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6000 मीटर अपॉन ये आ जाएगा c/μ। अब फिर से लिख दे L/c/μ। तो यहां से कितना आ जाएगा बोल? 6000 मीटर अपॉन 3 × 10 की घात 8 अपॉन म्यू 3/2। तो यहां से आ जाएगा 3/2 का भाग लगाएंगे तो ये, तो 6000 अपॉन 2 × 10⁸। तो कितना आ जाएगा? 2 से काटा तो 30 माइक्रो सेकेंड। बिल्कुल सही बात है ये। तो बच्चा जल्दी जल्दी 20 माइक्रो सेकंड टिक कर जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे 3 × 10 की घात 8 रखते। गलत है बेटा ये 3, क्योंकि अंदर वेग कम हो गया तो वेग थोड़ा घटेगा, वेग कम हो गया थोड़ा, तो जैसे ही वो हवा से कांच में प्रवेश करेगा थोड़ा सा वेग कम हो जाएगा, और जैसे ही वेग कम हो जाएगा तो बोल दूं समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या? चलो ये ठीक है बेटा। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए, और अभी आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, आजा आगे। ये थोड़ी सी स्लाइड हट गई, कोई बात नहीं, अपने तो वैसे भी वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था, किस्मत अपनी बड़ी जबरदस्त शानदार लिखा के लाए अपन। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे बेटा? 4 क्वेश्चन हो गए थे। अब इसी में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इधर देख। अच्छा, इसमें वो बोलते हैं, देखो यदि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगता ना, मैं सीधा 8 मिनट में लगभग, कम कर रहा हूं मैं, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मेरी मर्जी से ले लिया है, 8 मिनट का समय लगता है, समय लगता है। यदि पृथ्वी व सूर्य के मध्य पानी भर दे, है ना, हालांकि पॉसिबल नहीं पानी भर दे। सर अपने घर में तो भर लो पहले आप एक बाल्टी, अरे एक एग्जांपल ले रहा हूं यार, भर दे तो कितने समय में प्रकाश, तो कितने समय में प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचेगी, है ना। अब, है ना, तो अब कितने समय में, तो अब कितने समय में पहुंचेगी? ए ऑप्शन 8 मिनट, बी 6 मिनट, सी 3 मिनट, डी
नन, है ना, इनमें से कोई नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो दिमाग लगा। एक बात बता दूं, तेने पानी भर दिया तो देख सॉल्यूशन है ना, लॉजिक, पानी भरा तो बता म्यू बढ़ गया। पहले निर्वात था, पानी बढ़ गया, म्यू बढ़ गया, तो मैं बोल दूं वी घट जाएगा। और अगर वी घट गया, स्लो हो गई लाइट, वी घटने का मतलब क्या हो गया, स्लो। अरे प्रकाश स्लो हो गया, और स्लो हो गया तो मैं बोल दूं टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार प्रकाश स्लो आएगा, तो 8 से ज्यादा लगेगा, तो 2 तो लॉजिक से कैंसिल हो गए, अब बचे 2। अब चूंकि एक नन आ गया तो मेरे को हल तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मान, ये देख 10 के करीब है, तो हल करना पड़ेगा। अब सर कैसे करेंगे बताता हूं, ये देख, तो बोल दूं टी डैश बराबर एल बाई वी, पानी में वेग, और मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा, टी डैश बराबर एल अपॉन सी बाई म्यू। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू वाटर इंटू एल बाई सी, ये आ गया म्यू वाटर इंटू एल बाई सी। और ये एल बाई सी क्या हो गया बेटा, ये हवा में टाइम, तो यहां से आ जाएगा बेटा म्यू वाटर इंटू टाइम इन एयर। देखो ये टाइम, तो ये म्यू वाटर इंटू टाइम, ये देख एल बाई सी, एल बाई सी का मतलब क्या हो गया, ये जो टाइम पहले लगा था 8 मिनट, 8 मिनट, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये लॉजिक तो समझ में आ गई ना। अब हल करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो म्यू वाटर 4/3, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 8 चौक 32/3 मिनट, बिल्कुल सही दिया हुआ है वो, 32/3 मिनट, लगभग 10 साढ़े 10 मिनट के करीब लगेंगे। क्लियर है क्या, समझ गए क्या बेटा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन, आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग भी लगता है। एग्जाम्पल 6 थोड़ा और लेवल बढ़ाते बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, भारी क्वेश्चन थोड़ा, जेई IIT जेई लेवल, IIT जेई लेवल या एम्स लेवल, जेई लेवल और एम्स लेवल। दिखाओ सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, बताता हूं बेटा, तुम खुद ही समझ जाओगे कि यार वास्तव में थोड़ा भारी था। ये देख, मान लो मैं प्रकाश की किरण यूं तिरछी डालूं, ठीक है, ये डाल दी, ये, अरे वो कहीं, ठीक है, और ये लंबाई है 6 किलोमीटर, कितनी है, 6 किलोमीटर, है ना, ये वही ग्लास, कांच, ठीक है ना, 6 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 60 डिग्री, कितना है बेटा, 60 डिग्री पे किरण गिरी, ठीक है, और ये प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरण बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती जाती है और आगे बढ़ती जाएगी, है ना, ठीक है। ये तो अपने को ये बताना है कि ये 6 किलोमीटर लंबी छड़ कितने समय में, T = व्हाट, जब किरण द्वारा तंतु को पार करने में लगा समय, ठीक है बेटा। ये बताना आपने को तंतु को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बोल दूं ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया क्या। अब देख मेरी बात, ये जब इधर चलती है तिरछी, पहले भारी मेथड बता रहा हूं फिर आसान बताऊंगा ये, तो क्या मैं बोल दूं जब आप यहां चलते हो x, तो आगे कितना चलते हो, आगे चलते हो ये y, अरे तिरछा चलते हो x तो आगे चलते हो y, दूरी चलते हो x तो विस्थापन होता है आपका आगे की दिशा में, और चूंकि ये कोण सममिति से ये सब समान होगा तो ये 60, तो ये फिर से 60, तो फिर से वही बात आप ये कि अगर ये x थी लंबाई तो ये फिर x होगी और ये फिर y होगा, तो मैं बोल दूं बार फिर यही वही 60। अरे बोले ना बेटा, तो ये 60, तो बोल दो बार वही होगा 30, तो ये यहां से फिर से ये देख ये 60, फिर से ये 60, तो बोल दो बार x y चलते रहोगे आप, ये देखो ये x ये y, तो क्या मैं बोल दूं ए सॉल्यूशन में देख, तिरछी दूरी x चलने पर क्षैतिज दूरी y चली जाती है,
बोलो, तो तिरछी दूरी x चलने पर क्षैतिज दूरी y चली जाती है। क्लियर है? तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अब देखो ये अपने को ये दूरी कितनी हो गई, तो बोल दूं सभी x का योग, सभी x का योग, पहले तो x और y में संबंध लाओ, तो बोल दूं x कोस, सॉरी हाँ, अरे यार ये 30 करना था, लफड़ा हो जाएगा, ये 30 कर, ये 30, अरे कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, ये 30 डिग्री कर देना, तेरे क्या जा रहा है यार, ये 30, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये लो कलर है, ये 60 हो जाएगा, ये 30, ये सारे 30 हो जाएंगे, है ना, 30 30, अरे बेटा अपने को कैलकुलेशन आसान करनी है ना यार, मेरे को कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन में तो ये 30, तो बोल दो अब ये देखे, तो ये 30 होगा, तो 30 बाई 30 पे गई, तो ये कोण 60 हो गया, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो x कोस कितना आ जाएगा, ये x कोस 60 डिग्री बराबर y, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से x बराबर ये कोस 60 का मान 1/2, x इंटू 1/2 बराबर y, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 2y, ये तो क्या मैं बोल दूं ये x बराबर 2y हो गया, तो मैं बोल दूं ये तिरछी दूरी क्षैतिज दूरी की डबल है। अरे बोलो, तो सभी x का योग, सभी x तिरछी दूरियों, सभी तिरछी दूरियों x का योग समेशन ऑफ x बराबर, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो x बराबर 2y है ना, ये देख x बराबर 2y आया ना, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ y। अरे बोलो सभी x वाली दूरियों का योग, तिरछी दूरियों का योग, ये इनका योग, तो मैं बोल दूं आगे चली गई दूरियों का डबल होगा, और आगे चली गई दूरी कुल कितनी है, तो मैं बोल दूं समेशन ऑफ y, ये 6000 मीटर है या 6 किलोमीटर है, देखो ना क्षैतिज में 6 किलोमीटर चलना है टोटल बाहर निकलने के लिए, ये क्षैतिज दूरी 6 किलोमीटर है सारी। अरे बोलो, तो ये सारी क्षैतिज दूरी मेरा के 6 किलोमीटर है, तो तिरछी दूरी 12 किलोमीटर हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर, तो कुल तिरछी दूरी, कुल चली गई तिरछी दूरी, चली गई दूरी, तिरछी दूरी, और इसी दूरी को तिरछी दूरी, ये अब दूरी आ गई, तो समय कितना लगेगा बोलो, दूरी बटा वेग v कांच, तो यहां से ये आ गया 12000 मीटर, और कांच में वेग बोलो तो ये आ जाएगा c बाई म्यू, अरे बोलो ये देख c बाई म्यू, तो यहां से करो कितना आ जाएगा, तो यहां से रखो, तो ये 12000 मीटर बटा c, 3 इंटू 10 की घात 8 बटा म्यू 3/2, ए कांच का ये, तो यहां से कट गया 3 से 3, ये 2 ऊपर आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 12000 बटा 2 इंटू 10 की घात 8 सेकेंड, ये आ गया t, तो यहां से काटा तो ये कितना आ जाएगा बोलो 60 माइक्रो सेकेंड, तो t बराबर आ जाएगा, देखे ना काटा ना, 2 6 और ये 10, 6 इंटू 10 की घात -5 सेकेंड, और मैं इसको बोल दूं क्या 60 माइक्रो सेकेंड, ये 60 माइक्रो सेकेंड में ये बाहर आ जाएगी, 60 माइक्रो सेकेंड, ये तो ये प्रकाश की किरण 60 माइक्रो सेकेंड में बाहर आएगी। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, अब देखो छठा दूसरा तरीका देखो, आसान तरीका है, तो मेथड 1 था, मेथड 1 थोड़ा भारी तरीका था, मेथड 2 देख बेहतरीन तरीका बताता हूं तेरे को, ये मेथड 2 सॉल्यूशन, मेथड 2, ये देख दूसरे तरीके से कर रहा हूं, है ना, थोड़ा आसान है वो, ये प्रकाश की किरण 30 डिग्री पाई और 30 पे गई थी क्या, फिर वापस यहां देख ये 30 होगा, फिर ये 30 पे जाएगी। अच्छा एक बात बता, मैं बोल दूं ये क्षैतिज में चलने के लिए ये देखिए v है वेग, ये v है ना, तो क्या मैं बोल दूं ये 60 डिग्री है, ये तो ये वाला घटक कितना होगा बोलो, v को 60, ये v है तो ये v को 60, ये v है तो यहां पे v को 60, तो मैं बोल दूं ये हॉरिजॉन्टल घटक आ गया, v हॉरिजॉन्टल, तो इस वेग का क्षैतिज घटक ये देख, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो VH बराबर v कोस 60, ये v का कोस घटक 60, अरे बोलो ये आ गया, तो इस v का क्षैतिज घटक v कोस 60, ये अपने को आगे दूरी चलवाएगा क्या, जिसको अपन बोल रहे कितना 6 किलोमीटर, तो अगर आपको क्षैतिज, तो मैं बोल दूं टाइम बराबर, अरे बोलो क्षैतिज दूरी है ना, क्षैतिज दूरी बटा वेग का क्षैतिज घटक, वेग का
क्षैतिज घटक, क्योंकि बाहर निकलने के लिए क्षैतिज घटक काम आएगा घटक, क्योंकि वेग का जो ऊर्ध्व घटक है ये इधर देख, ये तो बस इसको ये इसमें यूं करवाएगा ऐसे चल, ठीक है, तो ये तो यूं करवाएगा, ये नहीं, बाहर तो ये वाला घटक निकालेगा, अगर ये यूं जारी होती तो कभी बाहर ही नहीं निकलती, यूं वाला वेग बाहर निकालेगा, तो क्षैतिज घटक। तो बोलो कितना आ गया है, तो बोलो क्षैतिज दूरी आ गई 6000 मीटर, और आंसर सेम आएगा, और क्षैतिज घटक कितना आ जाएगा बोलो, v, जो भी कांच में वेग है vg, 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 vg cos 60, और बोलो कांच में वेग कितना है, और cos 60, तो बोलो ये 6000 मीटर अपॉन ये हो जाएगा c बाई म्यू, ये हो जाएगा c बाई म्यू कांच इंटू cos 60, बोलो ये कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 6000 मीटर इंटू 3 इंटू 10 की घात 8, और ये म्यू ऊपर चला जाएगा, बोलो 3/2, अरे यार यहीं रख दे 3/2 इंटू cos 60, अब ये देखो cos 60 1/2, ये 1/2 है ना, और ये यहां से कट के 2 आएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो मेरा तो ये आ रहा है बेटा 60 माइक्रोसेकंड, अरे बोलो यही आया था पहले, देख ये 6 और ये गाते घटी तो 60 माइक्रोसेकंड, बोलो तो 60 माइक्रोसेकंड आंसर आ गया, क्लियर है क्या, तो देखो ये 60 माइक्रोसेकंड ही आया था ना, कहां गया, ये रहा, तो ये आसान है, इसमें तो लंबी रामायण थी, क्षैतिज घटक तिरछी घटक, इसमें बस वेग का घटक कर लिया, ये वेग का क्षैतिज घटक, ये रहा वी क्षैतिज, ये रहा ये वेग का क्षैतिज घटक, कितना आ गया बेटा vg cos 60, क्लियर है, तो वेग का क्षैतिज घटक vg cos 60 आगे की तरफ आएगी, क्लियर है, बस ये, और ये क्षैतिज दिशा में 6000 मीटर चलना है आपको, तो सर ये तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एम्स और IIT लेवल का, क्लियर है, तो अपन ने म्यू और वी के संबंध वाले सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए है ना, और एक लैम्डा वाला भी देख लिया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर लैम्डा और वी तो बदलते हैं, लेकिन रंग व आवृत्ति वही रहती है, ध्यान रखना, नीला रंग नीला ही रहेगा बेटा, ठीक है, चलो, तो सर ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए, अब सर सापेक्ष म्यू भी तो बताओ सर, ये तो निरपेक्ष म्यू है, बिल्कुल सही बात है, तो निरपेक्ष म्यू हुआ, अच्छा चलो सापेक्ष म्यू भी देखते अपन, उससे पहले थोड़ा तरंग संख्या देख ले क्या, है ना, या चल एक और चीज देख, चल देख 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 इधर देख, है ना, मैं बोल दूं क्या म्यू बराबर c बाई वी, है ना, तो किसी माध्यम का म्यू म्यू1 है, किसी माध्यम का वेग v1 है, तो जैसा म्यू, अच्छा म्यू2 बराबर एंड म्यू2 बराबर एंड म्यू2 बराबर c बाई v2, ठीक है, तो यहां से बोल दूं क्या म्यू1 v1 बराबर म्यू2 v2, अरे ये देखो ना c, यहां से म्यू1 v1 बराबर c, म्यू2 v2 बराबर c, तो क्या मैं बोल दूं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो म्यू बढ़ता जाएगा तो v कम होता जाएगा, जितने भारी माध्यम में जाएगी उतना v घटेगा, और म्यू v का गुण हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मैं बोलता हूं म्यू इंटू वी बराबर नियत, म्यू वी बराबर नियत, क्लियर है क्या, अरे बोल, ऐसे ही अगर मैं इसको लेमडा में रिलेशन लिखूं, बोलो इधर, तो म्यू1 बराबर लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा 1, किसी मीडियम 1 में लेमडा, अरे बोलो, एंड म्यू2 बराबर लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा 2, तो यहां से मैं बोल दूं क्या म्यू1 लेमडा 1 बराबर म्यू2 लेमडा 2 बराबर अगेन नियत, क्लियर है क्या, तो हर माध्यम का में प्रकाश का वेग इंटू उस माध्यम का अपवर्तनांक का गुणा नियत रहता है, जैसे जैसे माध्यम का म्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग घटता जाएगा, क्लियर है, दोनों का गुणा नियत रखना है बस, ऐसे ही लेमडा और म्यू का गुणा भी नियत रहता है, हर माध्यम में जैसे जैसे म्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेमडा कम होता जाएगा, क्लियर है, और जितना लेमडा कम होगा उतनी तरंगे ज्यादा आएगी, तरंग संख्या ज्यादा आएगी, अभी देखते हैं, आ जाओ और देख बेटा, ये भी काम में लूंगा मैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है, अभी तो निरपेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना, एक का, तो देखो अब जैसे मैंने इसको लिखा, इधर देखना बेटा, थोड़ा सा इसको लिखते कैसे हैं वो देखना पड़ेगा अपने में, है ना, चलो, है ना, 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष, यार वो लिखना मेरे को नहीं पता है कैसे लिखते हैं, चलो, जैसे ये देख सुनना, मैं बोल दूं ये म्यू
1 2 ऐसे कुछ लिखते हैं यार, अब मेरे को ये नहीं है ना। तो माध्यम 2 का माध्यम, तो μ2 बाई μ1 को देख लो। तो ये सुना, जैसे माध्यम 2 का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको मैं लिख दूंगा बराबर μ2, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, तो μ2 जिसका और जिसके सापेक्ष, तो μ2 2 का 1 के सापेक्ष, तो μ2 बाई μ1। ये हो गया, क्लियर है। अब इसको लिखने का तरीका देखना पड़ेगा, ये 1 2 बोलते हैं 2 1 बोलते हैं, ये देखना पड़ेगा। 1 का 2 के सापेक्ष कैसे बोलते हो देखना पड़ेगा, है ना। शायद ये बोलते हैं, है ना, 2 का 1 के सापेक्ष, शायद ये बोलते हैं 2 का 1 के, देखते हैं, है ना। चलो अभी तो ये लिख रहा हूं मैं, है ना, ये मैं कल बता दूंगा तेरे को, ठीक है। मेरे को खुद को यूं रटा हुआ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई सर। अब जैसे क्वेश्चन इधर देख, इधर देखना बेटा, कितने हो गए थे एग्जाम्पल अपने ना बेटा, 6 हो गए थे ना। चलो एग्जाम्पल 7, है ना। यदि कांच व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू जी बराबर 3/2 व म्यू वाटर बराबर 4/3 है, तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ठीक है। तो करो, ठीक है। ये देखो सॉल्यूशन 7, तो मैं बोल दूं ये क्या आ जाएगा बेटा, किसका करना है, पानी, कांच का पानी के सापेक्ष, कांच का पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कितना आ जाएगा, म्यू कांच अपॉन म्यू पानी, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/3, तो आ जाएगा बेटा 9/8, कितना आ जाएगा 9/8, समझ गए क्या। तो ये आ गया सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8। सही बात है, पानी की तुलना में कांच ज्यादा भारी थोड़ी है। हवा की तुलना में अगर 1.5 है तो पानी खुद भी भारी है, तो पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब पता है क्या होता है, जैसे पानी की तुलना में निकालो, तो पानी को 1 मान लूं तो कांच कितना होगा, तो पानी को 1 मान लोगे तो कांच आ जाएगा 1 पॉइंट, ये 1 बचा 1 8 2 2 इतना 1.12, मतलब नगण्य बड़ा होगा। तो पानी को अगर 1 मान लूं तो कांच 1.12 होगा, समझ गए। इसको बोलते हैं म्यू रिलेटिव सापेक्ष अपवर्तनांक, क्लियर है। ये मेरे आगे काम आएगा बेटा, हवा से पानी में ले जाऊं या किसी और माध्यम से किसी और माध्यम में ले जाऊं, तब ये मेरे काम आएगा आगे, क्लियर है बेटा। ये सारी बातें कल अपन थोड़ा तरंग संख्या वाली बातें, ये जो मैंने बताया ना, इसको काम में लेंगे कल। यहां तक की थ्योरी नोट कर लेना बेटा सारी, कल इनको काम में लेंगे, इन दोनों को, ये और ये खूब काम आएगा, ठीक है। तो कल इसके आगे बात करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेटा, अपन अपवर्तन की बात चल रही थी अपने, है ना। अपवर्तन में अपन ने पिछले टर्न तक कहाँ तक बात कर ली थी, है ना, याद है। सापेक्ष म्यू पढ़ा था अपन ने, तो यूं लिखते हैं, देख मैंने बताया था ना, वो सापेक्ष 1 2, तो ये 2 1 लिखो, तो इसका मतलब था माध्यम, वो मैंने कहा था ना अगले टर्न में होता, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो लिख लेना, वहां मैंने लिखा था माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, फिर याद है मैंने अगली लाइन में लिखा था μ2 बाई μ1, कल देख, कल वाली थ्योरी में जरा ये लिखा था। अब यहाँ पे जगह छोड़ी थी मैंने, वो यूं लिख दे इसको, μ2 का 1 के सापेक्ष, 2 पहले, जिसका 2 का जिसके सापेक्ष, तो 1 बाद में लिख दे, ठीक है बेटा। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देख, जिनको तरीका नहीं पता है वो कैसे उलझते हो बताता हूँ मैं तेरे को। कितने 7 क्वेश्चन हुए थे पहले, कितने हुए थे बोले ना बेटा, 7-8 क्वेश्चन हुए थे। चलो 8 नंबर डाल दे, 8। अच्छा सुनना, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया, यदि म्यू डायमंड, हीरे का म्यू 2 है, वह म्यू वाटर, सॉरी म्यू कांच 3/2, और एग्जाम में ही आ गया, तो म्यू डी जी बताओ। ले, अब नहीं पता तो बर्बाद, अगर ये बात नहीं पता तो बर्बाद। क्यों, अब इसका मतलब है हीरे का म्यू कांच के सापेक्ष, तो बोलो कितना लिखूं मैं, तो यहां लिख दूं म्यू डी जी। सोल्यूशन में देख, ये देख बेटा, सॉल्यूशन 8, म्यू डी जी
बराबर म्यू डी बटा म्यू जी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू डी बोलो, तो म्यू डी आ गया 2 बटा 3/2, तो ये आ जाएगा 4/3। क्लियर है? तो कांच के सापेक्ष हीरा 4/3 1.33 गुना मतलब ज्यादा म्यू रखता है। समझ गए क्या? तो ये हो गया। तो ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ये वाली, इसलिए मैंने कहा था अगले टर्म में बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देख बेटा। अब देखो ये तो हो गया सर, ये नंबर ऑफ वेव है ना, किसी तरंग संख्या कर दो, माध्यम में तरंग संख्या, तरंग माध्यम में डी लंबाई में तरंगों की संख्या ठीक है ना, तरंगों की संख्या। अब देखो बेटा n1 बराबर, इधर देख रहे तरंगों की संख्या। अब जैसे सुनना, मान लो ये कोई माध्यम है ना, ये निर्वात है, चल है ना, थोड़ी तरंग देरी ज्यादा होती है निर्वात में, ये इधर लगाना, ये तो बोल दो ये निर्वात है, इसमें डी लंबाई है ना, और लेमडा वैक्यूम है ये, तो बोल दो तरंगों की संख्या देख, एक तरंग, दो तरंग, अभी मैंने जो बनाया उसमें 2 तरंग, तो माना n तरंग आ गई, तो मैं क्या मैं बोल दूं n तरंग वैक्यूम में इंटू लेमडा वैक्यूम, जितनी तरंग आई इंटू एक तरंग की लंबाई बराबर डी हो गया क्या? ये समीकरण 1। तरंग की संख्या माना n तरंग है वैक्यूम में, निर्वात में n तरंग है, इंटू वैक्यूम में तरंग की लंबाई, ये लेमडा भी हो गया, देख ये लेमडा भी, ठीक है ये, तो लेमडा वी इंटू एन वी बराबर डी ये। अच्छा अब किसी माध्यम में गए, ये इधर देख, उसी लंबाई में ये कोई मीडियम है ना, ये कोई मीडियम है ना, इसमें बीच में डैश लगा दे, ये खूब सारी तरंगे बीच में आ गई, ये तो हम बोल दो किसी माध्यम में गए, तो ये लेमडा मीडियम आ जाएगा, तो थोड़ी तरंग कंप्रेस हो गई मान लो, ये लेमडा मीडियम है ना, ये डी वही दूरी है, और ये म्यू मीडियम, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये इधर देख एन मीडियम में तरंगों की संख्या इंटू लेमडा मीडियम बराबर डी आ गया। इस बार कितनी तरंगे आ गई, तो एन तरंगे आ गई मान लो एन एम, समझ गए? म्यू बाद में लिखेंगे, म्यू इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तरंगों की संख्या एन एम है, यहाँ तरंगों की संख्या एन बी थी, ये तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देख एन वी इंटू लेमडा वी इज इक्वल टू एन एम इंटू लेमडा एम, बोलो। तब देखो किसी माध्यम में तरंगों की संख्या कितनी आ गई, किसी माध्यम में तरंगों की संख्या है देख यहां से बराबर, मैं बोल दूं लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम इंटू एन वैक्यूम, ये देखो तो माध्यम में तरंगों की संख्या जो निर्वात में तरंगों की संख्या थी उसका इंटू ये, और ये कितना होता म्यू माध्यम, वैक्यूम का लेमडा बटा किसी माध्यम का था, बोल दो मैं म्यू माध्यम, ये म्यू मीडियम, तो म्यू इंटू एन वैक्यूम, तो निर्वात में जितनी तरंगे थी उसमें एन मीडियम, ये क्लियर है क्या? तो किसी माध्यम में तरंगों की संख्या एन म्यू गुना निर्वात में तरंगों की संख्या होता है, तो एक प्रकाशीय किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो निर्वात में डी लंबाई में जो तरंगे थी माध्यम में उससे म्यू गुना ज्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, तो जितना लेमडा घटेगा उतनी तरंगे ज्यादा आएगी, जितने भारी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है उतना लेमडा कम हो जाता है और तरंगे बढ़ती जाती है, 2 गुना भारी माध्यम में तो लेमडा आधा हो जाएगा, तरंगे 2 गुनी हो जाएगी, तो म्यू गुना, क्योंकि लेमडा घटता है तरंगे बढ़ती है, लेमडा छोटा हो गया तरंगे ज्यादा आएगी। क्लियर है बेटा? सर समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ध्यान है ना, वैक्यूम से किसी मीडियम में जाने पर तरंगों की संख्या बढ़ जाती है। ये आगे आ जाओ। हाँ, एक माध्यम से दूसरे में जाने पर, ठीक है, क्लियर है? एक माध्यम से दूसरे में जाने पर, ठीक है। अब देखो
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। अब देख एक बात बता तू, मैं अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाऊं तो डी लंबाई में क्या मैं बोल दूं क्या, इधर देख n1 बराबर μ1 इंटू एन वैक्यूम, ये देख समीकरण एक, अरे ये देखे ना, ये देख किसी पहले माध्यम में तरंगों की संख्या n1 डी मोटाई में है ना, म्यू n1 समान लंबाई डी में तरंगों, समान लंबाई डी में तरंगों की संख्या में संबंध, तरंगों की संख्या, ठीक है। तो पहले माध्यम में डी लंबाई में तरंगों की संख्या n1 थी तो माध्यम μ1, फिर n2 दूसरे माध्यम में n2 बराबर μ2 इंटू nv, तो दोनों की तुलना वैक्यूम से कर दी। निर्वात में अगर nv तरंगे थी तो उस माध्यम में n1 ही है, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल तू n1 बटा μ1 बराबर n2 अपॉन μ2, यहां से कितना आ जाएगा बोलो, n2 बराबर μ2 बाई μ1 इंटू n1। तो मैं बोल दूं किसी भी माध्यम में दूसरे माध्यम में तरंगों की संख्या ये हो जाएगा μ21 2 का 1 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष अवर्णांक इंटू n1। और ये याद रख लो क्या, n1 बाई μ1 बराबर n2 बाई μ2, अरे बोलो n1 बाई μ1 बराबर n2 बाई μ2। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो आ जाओ, ये जो रामायण पढ़ी इसमें क्वेश्चन करते आ जाओ, है ना। ये ले यदि निर्वात में एक निश्चित लंबाई L में तरंगों की संख्या बारह हजार है, तो कांच में उसी लंबाई में L में तरंगों की संख्या कितनी होगी। अब देखो निर्वात में दी है 12,000, तो उसी लंबाई में कांच में कितनी होगी। अब सुनो सीधा संबंध है, ए इधर देख, पहले तो मेरे को 4 ऑप्शन देगा, ए इधर देख 4 ऑप्शन, पहले दिमाग लगाऊंगा, ए 8,000, बी 12,000, सी 18,000, डी 9,000। मान लो ऐसे ऑप्शन है तो अक्ल से हो गया क्या कि मैं हवा, ये देख वैक्यूम से कांच में, मैं बोल दूं कांच में जाने पर, ये देख लॉजिक कांच में गए, इधर देख कांच में, तो बोल दूं म्यू बढ़ गया, और म्यू बढ़ गया तो तरंग देरी घट गई क्या, जैसे तू हवा से कांच में गया म्यू बढ़ गया तो तरंग देरी घट गई, तो बोल दूं तरंग संख्या बढ़ जाएगी, तरंगों की संख्या ज्यादा आएगी, तो 12,000 से ज्यादा आएगी तरंगों की संख्या। क्लियर है क्या बेटा, तो तरंग संख्या 12,000 से ज्यादा आएगी। सर हल कैसे करा, इधर देख सॉल्यूशन, इधर देख, तो क्या मैं बोल दूं इधर देख, ये आ जाएगा कितना बेटा, इधर सुनना हो, मैं बोलूं किसी माध्यम में तरंगों की संख्या बराबर म्यू गुना निर्वात में तरंगों की संख्या, और ये कितना आ जाएगा बेटा 3/2 इंटू 12,000, तो यहां से कितना आ जाएगा 18,000, ये तो तरंगों की संख्या आ जाएगी 18,000। क्लियर है क्या, तो 18,000 तरंग संख्या हो जाएगी। चलो बेटा आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 10 देख, देखना, जब प्रकाश की किरण पानी से कांच में प्रवेश करती है, कांच से पानी से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, वह यदि पानी में लंबाई L में तरंगों की संख्या है ना, पानी में लंबाई L में तरंगों की संख्या, पानी और कांच है ना,
7200 है तो, है ना, पानी कांच में तरंगों की संख्या है ना, ए 6400, बी 8100, सी 7200 ही रहेगी, डी 9000। अब मैं बोल दूं कि अब देख, फिर लॉजिक लगाऊंगा पहले मैं, दिमाग लगाने पर, दिमाग सर मैम तो यूज नहीं करेंगे, अब नई चीज को बिकेगी महंगी सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिमाग लगाने पर बोलो क्या हो जाएगा। तो मैं बोल दूं किससे गए अपन, पानी से कांच, तो बोल दूं म्यू बढ़ गया। जैसे ही आप पानी से कांच में गए म्यू बढ़ गया, और मैं बोल दूं म्यू बढ़ गया तो लैम्डा घट गया। अरे बोल, जैसे ही आप पानी से कांच में गए म्यू बढ़ गया, लैम्डा घट गया, और जैसे ही लैम्डा घट गया तो मैं बोल दूं तरंग संख्या बढ़ गई, ज्यादा तरंग आएगी। जैसे ही आप पानी से कांच में जाओगे तरंगों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात तो तय है कि 7200 ज्यादा आएगी, ये 2 गए। अब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी मेरी, बोलो 2 बचे। अब क्या किया जाए बताता हूं, अब क्या किया जाए, तो अब सुनना, इधर देख, अब हल किया जाए तो देख सॉल्यूशन। याद है मैंने बताया था तेरे को, N2 बराबर, अगर दूसरे माध्यम में तरंगों की संख्या, तो याद है μ2 1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, अरे बोल, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष इनटू N1, याद आ गया। हाँ चलो आ जाओ। तो दूसरे में तरंगों की संख्या, ये नहीं कि दूसरा क्या था मेरा, अभी कांच ग्लास बराबर μg बटा म्यू वाटर, पानी का, कांच का अपवर्तनांक बटा पानी का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक बटा पानी के सापेक्ष, ये देखे ना, कांच में निकालनी है, पानी में पता है, तो यहाँ पे जिसमें निकालनी है 2 का 1 के सापेक्ष, तो कांच का पानी के सापेक्ष, तो कांच बटा पानी इंटू n पानी। बोलो ये कितना है, 3/2, ये कितना है 4/3, ये कितना है 7200, ये कितना आ गया 9/8 इंटू 7200, ये आ जाएगा 8100। क्लियर है क्या? ये आ गई कांच में तरंगों की संख्या। तो कांच में तरंगों की संख्या कितनी आ गई बेटा 8100। क्लियर है 8100। सर ये सारी बात समझ में आ गई हमारे, तो कोई समस्या नहीं सर, 8100 क्लियर है क्या? चलो तो ये अपने तरंग संख्या निकाल लेंगे ऐसे, सर समझ में आ गया। अब देख बेटा आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी की ओर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए प्रवेश कर जाए, बिना विचलन के प्रवेश कर जाए, बिना विचलित हुए प्रवेश कर जाए तो कोण I बराबर कोण R बराबर है, तो बोलो, तो वह सतह पर पृथक करने वाली सतह पर, पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत गिरती है, ठीक है। ये देख, ये लंबवत गिरती है, ये तो बोल दो ये 90 डिग्री गिरती है, देख μ1 μ2 पृथक करने वाली सतह पर लंबवत गिरती है, देख लंबवत आपतित होगी, ये 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों के मान 0 हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर, ठीक है। 90 नहीं 0, 90 तो सतह से कोण होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या? ये तो ध्यान ना, याद है दर्पण में भी ये बात पढ़ी थी अपन ने, पथ पर पुनरावर्तित होने के लिए, याद है लंबवत गिरती है दर्पण पे, तो वहां पे एक लैंग्वेज काम में लेता है पथ पर पुनरावर्तित होना, तो दर्पण पे लंबवत गिरा देना, कोण I बराबर R बराबर 0 कर देना वहां। और यहाँ पे बिना अपवर्तन के, वो एक लैंग्वेज काम में लेता है, प्रिज्म में खूब आती है लैंग्वेज काम में, कि प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सतह से निकल जाती है, तो बिना विचलन के निकलने के लिए पृथक करने वाली सतह पर लंबवत गिरा देना, कोण I बराबर R बराबर 0 डिग्री। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई?
चलो आगे, ठीक है। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो थोड़ा स्नेल के नियम पे क्वेश्चन करते हैं। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा इधर, बोलो। तो ये अपन ने कर लिए कितने, हाँ 10। अब आ जाओ स्नेल के नियम पे क्वेश्चन, आ जाओ। अब देखो एग्जाम्पल 11, सुनना, थोड़ा स्नेल के नियम पे क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये लो, ये μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 2 है ना। ये 1 से इसमें जा रही है 2 में, या √2 कर ले, √2, ठीक है। ये अभिलंब है, दोनों सतहों को पृथक करने वाला, और ये प्रकाश की किरण गिर रही है 45 डिग्री के आपतन कोण पर। कोण आई बराबर कितना दिया बेटा, 45 डिग्री, ये ठीक है। तो ये अभिलंब से 45 डिग्री के कोण पर ये प्रकाश की किरण गिर रही है, ये। तो आपको अपवर्तन कोण बताना है, कोण आर है ना, कोण आर। और विचलन कोण, कितने कोण से विचलित होगी किरण, तो एक तो आर बताना है और एक विचलन कोण बताना है, ठीक है, आर और विचलन कोण। अब सुनना, अभी तो देखो, अब जैसे 4 ऑप्शन दूंगा मैं, है ना। विचलन कोण अभी नहीं पूछ रहा हूं, चल अगले में, है ना। 4 ऑप्शन दिए तेरे को, ए है ना, आर बताना, ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 45 डिग्री, ठीक है। चलो हल करते हैं, है ना। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, बोलो स्नेल का क्या नियम है बेटा। तो याद है मैंने लास्ट में बताया था, म्यू साइन, किसी भी माध्यम का म्यू इंटू साइन थीटा बराबर नहीं है बेटा। हमेशा स्नेल के नियम को इसी रूप में लगाओ, म्यू साइन थीटा बराबर नियत। अब जब इस मीडियम से इसमें जा रहा हूं, म्यू साइन थीटा बराबर नियत। अब आप देखो इस माध्यम का म्यू 1 इंटू इसमें साइन थीटा 45, तो यहां पे लगाओ 1, उस माध्यम में कोण का साइन 45, इस माध्यम का म्यू √2 इंटू साइन आर। अरे बोलो ये यार, ठीक है यार। अभी निकालते कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 1/√2 बराबर √2 साइन आर। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से साइन आर बराबर कितना आ जाएगा बोलो, साइन आर बराबर 1/2, साइन आर बराबर 1/2। तो यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा आर, 30 डिग्री। ये देखो ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के कोण उस पर जाएगी किरण, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री। मतलब ये ब्लू कलर उससे कर, येलो से, क्योंकि ये तो अपना सॉल्यूशन है, ए साफ पता पड़ जाएगा। ठीक है 30 डिग्री, तो उत्तर आ गया। अब देख बेटा, नो डाउट आसान था, स्नेल का नियम लगाया, बहुत कैलकुलेशन आसान थी। 45 1/√2 हमें पता होता है, ये √2 उधर भेजा 1/2, बहुत आसान था। लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं करूंगा। ए बेटा ये सही है, पर ये मजदूरी है। क्या ये, मजदूरी, ए मजबूरी नहीं, मजदूरी, ठीक है। सर क्यों मजदूरी, बताता हूं। ये बताता हूं मैं, 1 से √2 में जा रही है, और म्यू साइन थीटा नियत, ए मैंने कहा था ना स्नेल का नियम इसी रूप में लगा। देख अगले में मैं बोल दूं, 1 से √2 में जा रही है, और म्यू साइन थीटा बराबर नियत, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। सोच इस पे। तो मैं बोल दूं, आप जब हल्के से भारी में गए, ये भारी, तो बोल दो म्यू बढ़ गया, ये बढ़ गया। और मैं बोल दो भैया दोनों का गुणा नियत रखना है, और भैया म्यू बढ़ गया, तो मैं बोल दो आई से आर छोटा होगा। अरे बोलो, तो आप इससे इसमें गए तो हल्के से भारी में गए, तो म्यू बढ़ गया तो आर कम हो जाएगा, बोलो, तो आर घट जाएगा। तो जैसे ही मैं हल्के से भारी में गया, म्यू बढ़ गया, आर कम हो जाएगा। तो मैं बोल दूं आर कम हो जाएगा, यानी कि आर 45 से कम आएगा। तो आर 45 से कम आएगा, तो मैं बोल दूं आर 45 से कम आएगा। 60 ज्यादा है, 90 ज्यादा है, तो बोल दूं 45 से कम, एक ही ऑप्शन था। तो देख तेरे सामने देख लेते ना, कैलकुलेशन करी, तेरे को समय लगा, मैंने लॉजिक लगाया, समय नहीं लगा। 45 से कम कितना आ जाएगा बेटा, 45 से कम, ये एक ही ऑप्शन था, 45 से कम, 45 से कम एक ही ऑप्शन था, खत्म दिमाग। हाँ अगर 2 ऑप्शन होता तो मेरे को हल करना पड़ता। क्लियर है क्या, यही तो कमाल है ऑप्शन का। चलो आ जाओ। अच्छा अभी तक देखो, इधर सुनना, अभी तक देख, ये रे विचलन कोण कितना है, ये देख, एक किरण विचलित कितनी हुई, तो मैं बोलता हूँ ये प्रारंभिक दिशा थी उसकी, ये इनिशियल डायरेक्शन थी ये, और ये फाइनल डायरेक्शन है। अरे बोलो, तो ये किरण की प्रारंभिक दिशा थी और ये फाइनल डायरेक्शन है, तो ये देखो कितनी विचलित हुई, तो मैं बोलता हूँ ये विचलन कोण है।
तो ये थी इनिशियल डायरेक्शन, ये थी फाइनल डायरेक्शन। तो ये किरण कितनी विचलित हुई, तो मैं बोल दूँ ये विचलन कोण आ गया, बोलो कितना होगा, तो बोल दूँ ये 45 है तो ये 45, तो मैं बोल दूँ 45 माइनस 30 डिग्री, ये तो 45, ये देखे ना ये। तो इसमें विचलन कोण भी अगर मेरे से पूछ ले तो मैं निकाल दूंगा विचलन कोण। चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो विचलन कोण मैंने वो परावर्तन में पढ़ाया था, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा के मध्य का कोण। तो प्रारंभ ये थी है, तो मैं बोल दूं क्लॉकवाइज घूम गई, कितनी 45 माइनस 30, ये 45 है तो विपरीत कोण 45, और ये 30 है तो ये 45 माइनस 30, तो बोलो कितना गया विचलन कोण, तो बोल दो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री, और कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, 15 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे बोलो, तो 15 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गई क्लॉकवाइज। चले आगे, चलो समझ में आ गई क्या। तो ये हो गया अपना स्नेल का नियम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर ले, चलो एग्जाम्पल 12, चलो एग्जाम्पल 12 देख। जैसे मान लो ये दिया मैंने तेरे को, है ना, है ना, आर बताओ, ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 15 डिग्री, है ना। ये चार ऑप्शन दिए। अब पहले दिमाग लगाएगा या हल कर देगा, दिमाग। मैं बोल दूं भारी से हल्के में जा रही है, देख भारी हल्के, ए ऑप्टिकली डेंस टू ऑप्टिकली रेयर, प्रकाशिक रूप से भारी से प्रकाशिक रूप से हल्के में जा रही है, तो मैं बोल दूं म्यू घट रहा, ए लॉजिक μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। क्या बोल दूं, म्यू घट रहा है, अरे बोलो इधर से इधर जाने पर म्यू कम हो रहा है, तो बोल दूं कौन बढ़ेगा, ए बोलो आर ग्रेटर देन आई होगा। तो इधर से इधर जाने पर म्यू कम हो रहा है, आर बड़ा होगा, तो बोल दो आर ज्यादा होगा, तो दूर हटेगी, आर ज्यादा होगा, आर 45 से बड़ा। तो पहले दिमाग लगाए, 45 से बड़ा, ये 2 गए, लेकिन 2 बच गए। अब तो हल करना पड़ेगा, पहले तो दिमाग से काम हो गया था, हल करना पड़ेगा, तो हल करना आना चाहिए। चलो सर कराओ, तो यहां से देख सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं μ1 1 नहीं √2, इधर μ1, इसमें मान रखना हूं साइन 45 बराबर μ2 1 साइन आर, कितना आ जाएगा ये, साइन आर बराबर 1, ये देखे ना साइन 45 से 1/√2 से 2 कट गया, ये 1, तो यहाँ से आर बराबर आ गया 90 डिग्री। अरे बोलो ये 90 डिग्री, तो प्रकाश की किरण कितने पे जाएगी, 90 डिग्री, तो ये 45 से बड़ा आएगा, लेकिन ये यूं गई है, तो 90 डिग्री पे चली गई है, अभी हल करा तो है ना, ये नहीं है, तो 45 से बड़ा 90 आया एग्जैक्टली, तो 90 पे चली गई। क्लियर है क्या। विचलन निकालना है, बिल्कुल निकाल लूंगा। डेल पूछे तो हो कितना, बोलो डेल, ये सेकेंड डेल, तो ये रहा सोल्यूशन, डेल बराबर, तो बोल दू ये देख ये यूं जा रही थी, ये प्रारंभिक दिशा, ये फाइनल, ये देखे ना ये सीधी प्रारंभिक दिशा, ये फाइनल, तो ये अगर होती तो 45 होता, और गई कितने पे 90 पे, तो कितनी घूम गई, तो बोल दू 90 माइनस 45, कितना गया 45 डिग्री, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो, तो 45 डिग्री यूं घूम गई। समझ में आ गई क्या। तो सर ये तो स्नेल के नियम हमारा बड़ा अच्छे समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। चले आगे, चलो इसके आगे बेटा अगले टर्न पे बात करेंगे अपन। अब इस अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण, जो तबाही मचाएगा, क्रांतिक कोण, ठीक है, थीटा सी। अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा इसकी। क्या किस पे बात करेंगे, अगले टर्न पे, क्रांतिक कोण, ठीक है। या करा दूं, करवा दूं क्या, चल कर। क्रांतिक कोण देख बेटा, क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा, समझाता हूं तेरे को। चल छोड़ यार, सिर दर्द हो रहा, अगले टर्न पे बात करूंगा।